दूसरा, हमारे दिमाग में क्या बैठा रह जाता है कि जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो हमारे दिमागों में क्या है, नाम क्या आते हैं? लैला मजनू, शीरी फरहाद, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां नूरजहां। जबकि आपको पता है भिन्न भिन्न पुस्तकों के विवरण से माना जाए तो अकबर की लगभग 30 से 35 बीवियां थी। कोई मुगल बादशाह ऐसा नहीं इसकी दर्जन भर से कम ऑफिशियल बीवियां नहीं, और हरम में 200-300 से कम औरतें रही। परंतु एक स्त्री के प्रति समर्पित एक निष्ठ प्रेम के प्रतीक वो थे। ये हमारे दिमाग में किस ढंग से भरा गया है 3 पीढ़ी से कि हमें वही सही लगने लगा है। याद करिए, ये तो वही अकबर था ना जो मीना बाजार लगाता था आगरे के किले के बाहर, कि जो स्त्री हमें अच्छी लग गई हम उसको पिकअप कर लेंगे। और वो लोग महान कहलाए, और इसीलिए उसके बावजूद हमारे अंदर बजाय आक्रोश या अपमान की ज्वाला नहीं, ग्लानि का भाव भर दिया गया कि सारी गलती तो तुम्हारी थी। और इसीलिए हिंदू समाज के अंदर जिस प्रकार की भावना भरी गई है उस भावना को हमें समझना होगा। और जैसे अटल जी ने अपनी बड़ी प्रख्यात कविता थी, आपको ध्यान हो ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसमें जगत चित्तौड़ का उल्लेख है जब वो कहते हैं, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, पूछो अकबर के पुत्रों से क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं बनकर हो गई अमर। आगे वो कहते हैं वो बुझने वाली आग नहीं, वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे सजोए हूं, यदि फूट उठे विप्लव लेकर फिर वह ज्वाला, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। अगर हमारी स्थिति क्या है, हनुमान जी की तरह हम अपनी शक्ति भूले हुए हैं, और बहुत से काल नेमी इसमें लगे हुए हैं कि हम शक्ति भूले ही रहे, हमें अपनी शक्ति याद ना आने पाए। परंतु जो जो वह शक्ति याद आती चली जा रही है, त्यों त्यों लोग यह बात दूसरों के लिए बड़ी कष्टकारक होती जा रही है। परंतु जब हमारी शक्ति भर रहे तो हम क्या काम कर रहे हैं? जो बात अभी चंद्रशेखर जी ने भी बोला, हम सबसे पहले जब आए तो हमने क्या किया, समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के साथ हमने सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। 46 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ा, जनधन योजना। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा। याद करिए, यहां भी भामाशाह योजना बनी थी और यहां भी आयुष्मान भारत योजना जैसी बनी थी, इसमें 3 लाख रुपए तक का वो दिया जाता था हमारी सरकार के समय में। फिर उसके बाद उज्ज्वला योजना, जिनमें उन महिलाओं को जिनके पास गैस के चूल्हे नहीं थे उनको भी हमने क्लीन ईंधन प्रोवाइड करने का प्रयास किया सबसे पहले। और जब कोविड का काल आया तो 80 करोड़ लोगों को अनाज प्रोवाइड कराया, मुफ्त वैक्सीन प्रोवाइड कराई। क्यों? इस स्वतंत्रता की तो सार्थकता ही तब तक नहीं है जब तक हर गरीब के हाथ में वास्तविक शक्ति और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं न पहुंच जाएं। जो हम लोग कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो जब मोदी जी सत्ता में आए तो ये सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं आई थी, ये सरकार एक विचार और मानसिकता बदलने के लिए आई थी। इसीलिए 15 अगस्त 2015 को सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, 2 ऐसी बातें कही थी, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं था। एक स्वच्छ भारत अभियान, और दूसरा उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तमाम राजनीतिक पंडितों ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता का राजनीति से क्या मतलब? मतलब ये निकला कि आपने देखा कि पिछले 8 सालों में नवजात शिशुओं में जो लिंग अनुपात है उसमें 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि जनता ने उस बदलाव को स्वीकार किया। और स्वच्छता अभियान का अंतर देखिए, 8 साल पहले जितनी सहजता से कोई व्यक्ति हाथ में कोई रैपर हो, किसी चीज का टुकड़ा हो, कागज हो, जितनी आसानी से सहजता से सड़क के किनारे फेंक देता था, आज हम सबकी मानसिकता में बदलाव आया, कोई उसको नहीं बदलता। इसलिए विचार बदलने की बात थी। और यह विचार कौन सा विचार था, इस संदर्भ में भी मैं कोट करना चाहता हूं। हम अपनी बात नहीं कह रहे, इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा अखबार है, वो है लंदन का संडे गार्डियन। उस संडे गार्डियन अखबार ने 18 मई सन 2014 को अपने एडिटोरियल में जानते क्या लिखा कि 16 मई 2014 का दिन, जिस दिन स्पष्ट बहुमत मिला था, उन्होंने कहा ये भारत के इतिहास में उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए जिस दिन ब्रिटेन ने वास्तविकता में भारत को छोड़ा। उन्होंने उसके आगे लिखा, चूंकि स्वतंत्रता के बाद बहुत लंबे समय
स्वतंत्रता के बाद बहुत लंबे समय तक उस विचार व्यवस्था का शासन रहा जो किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को रिप्रेजेंट कर रही थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसपे ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का कोई प्रभाव नहीं है, जो पूरी तरीके से भारतीय विचारों से प्रेरित है। इसलिए यह परिवर्तन था। और आप ये भी संयोग देखिए कि स्वतंत्रता का अमृत काल उसी कालखंड में आके प्रारंभ हुआ। अभी आपने बोला कि 21वीं सदी भारत की है। 21वीं सदी भारत की है, हम कैसे मान लें? और फिर ये भी विचार करें कि भारत में है तो किसकी है। मैं बताता हूं आपको 21वीं सदी भारत की है कैसी, जाके चेक करिएगा। 31 दिसंबर 1999 अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने CNN को दिए अपने इंटरव्यू में कहा, जब उससे कहा गया कि 20वीं सदी का उदय हो रहा है, समाप्त हो रही है और 21वीं सदी का उदय हो रहा है, उनसे प्रश्न किया गया कि अमेरिका 20वीं सदी की आर्थिक महाशक्ति रहा, आप 21वीं सदी में अमेरिका का भविष्य क्या देखते हैं? तो बिल क्लिंटन ने क्या बोला, हम 20वीं सदी की महाशक्ति रहे और हमें विश्वास है कि हम 21वीं सदी में भी महाशक्ति रहेंगे, परंतु दो देश दुनिया में ऐसे हैं, चीन और भारत, जिनमें महाशक्ति बनने की संभावनाएं हैं, जिनमें से मैं भारत को विशेष रूप से मानता हूं कि इसके अंदर एक अलग प्रकार की संभावना है विश्व में आगे आने की। यह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और एक और बात, अगर आप संयोग देखें, ये जब 9/11 हुआ तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया। उस समय क्या था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑन अर्थ, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। और जब वो गिरी उसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्टेटस किसके पास आया था? कुआलालंपुर के पेट्रोनास टावर। उसके बाद ताइवान की ताइपे 101, उसके बाद शंघाई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके बाद दुबई का बुर्ज। उसे देखकर मेरे मन में भाव आया कि अरे, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने के बाद अचानक दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अमेरिका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, कहीं नहीं, सब के सब इधर एशिया में। इसका मतलब यह नियति का संकेत है कि समृद्धि के शिखर पश्चिम में ढहने का वक्त आ गया और पूरब में खड़े होने का वक्त आ गया। और आप देखिए, द राइज ऑफ इंडिया इन चाइना इज पोस्ट 2001 फिनोमेना। और आश्वस्त रहिए कि यदि 21वीं सदी एशिया की है तो 21वीं सदी एशिया में किसकी होगी? एक छोटी सी बात देखिए, लोग ये कहते हैं चीन और भारत में तुलना करते हैं, तो चीन हमसे आर्थिक मामलों में आगे है, सैन्य मामलों में भी थोड़ा आगे है, और इंटेलेक्चुअल मामलों में कहीं हम आगे हैं कहीं वो आगे है। मगर यदि विश्व का नेतृत्व करना है तो सिर्फ 3 से नहीं, एक चीज है, वो है कल्चरल पोटेंशियल, जिसमें हम उससे बहुत आगे हैं। पूरे एशिया को आप देखिए, जैसे मैंने कहा, शायद ये आप लोगों को न ध्यान हो, यदि आप भगवान शंकर की आराधना करते हैं, भगवान एक लिंग की, तो पता है आपको, अभी जापान प्रधानमंत्री जी गए हुए शिंजो एबे के अंतिम संस्कार में। जापान में एक देवता है जिनका नाम है दाइकोतुन, जो भैरवों के प्रतीक माने जाते हैं। जापान में एक देवी है जिनका नाम है बैजेंटीन, वो जानती क्या कहलाती है? गॉडेस ऑफ विजडम। और वो उनके हाथ में वीणा है और बैठती कमल पे है। अब बताइए, कोई बताने की जरूरत है कि एशिया में हमारा प्रभाव है। आप इंडोनेशिया में जाइए तो वहां पे आपको इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां भगवान राम, कृष्ण और कर्ण की मिलेंगी। आपको पता है इंडोनेशिया की कैपिटल का क्या नाम है? जकार्ता। जकार्ता का मूल नाम क्या है? जयकर्ता। वहां 2 प्रोविंसेस हुआ करते थे, जयकर्ता और योगकर्ता। आज भी जाके नेट पे चेक करिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के बगल के प्रोविंस का नाम आज भी योगकर्ता है। इंडोनेशिया वर्ड का मतलब जानते क्या है? नीजिया का अर्थ होता है ग्रीस में द्वीप, और इंडो का मतलब भारतीय, यानी भारत का द्वीप। अब आप बताइए, इतना गहरा प्रभाव वहां तो छोड़िए, अब अगर आप अमेरिका में आ जाएं तो अमेरिका की हिस्ट्री में 1840-50 के आसपास जब अमेरिका वर्तमान स्वरूप में आया तो यहां एक सड़क बनाई जा रही थी अमेरिका के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक। उस पर बहुत खर्चा आ रहा था, तो वहां की सरकार से पूछा गया इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? जानते हैं वहां सरकार ने क्या जवाब दिया? कि भारत से व्यापार करने का जो पूर्वी हिस्सा है उस पर ब्रिटेन का कब्जा है, वो हमें व्यापार का रास्ता नहीं देगा, इसलिए भारत से हमें व्यापार पश्चिमी रास्ते से करना होगा। और अगर वो हमारे पश्चिमी तट पर आकर वो जहाज उतरेंगे तो सामान को लाने के लिए हमें यह रास्ता चाहिए, और भारत से व्यापार के बगैर आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए अमेरिकन हिस्ट्री में उसे पैसेज टू इंडिया कहा जाता है।
अब आप बताइए, दुनिया के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर तक इतना भारी प्रभाव दुनिया में जिस देश का रहा हो, वह देश अपने अंदर आत्मग्लानि से भरा हुआ हो, तो स्वतंत्रता के अमृत काल में आप खुद सोच सकते हैं कि यह अमृत तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आप उस विष को निकालने में न सफल हो जाएं जो हमारे अंदर भरा है।